मुमताज़ बेगम दिन चढ़े नाश्ते से फारिग होने के बाद मुज़म्मिल की फैक्ट्री को देखने गईं। इसके बाद अपनी पूरी टीम के साथ लाहौर को रवाना हो गईं। दोनों घरानों के दरमियान सालों से पड़ी बर्फ पिघल गई। अब हकीम साहब ने भी मॉडल टाउन आना जाना शुरू कर दिया था। अशल के ज़रूरी कागजात तैयार करवाकर हारिस मैनचेस्टर वापस जा चुका था। बाज़ला और मोमिना दोनों को फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई। शमाइल की मलिकवाल में शादी के बाद वो शराफत के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी। सितारा की माँ भी अपनी बेटी के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। चौधरी शमून अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिंबल को आराम करने के जतनों में लगा था। बीनिश और बासित के यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ था। बरसात आई, तूफानी बारिशें हुई, मुज़म्मिल की रूटीन में कोई फर्क नहीं आया। दिसंबर से दिसंबर आन पहुंचा। देखते ही देखते एक साल गुजर गया था। मुज़म्मिल नमाज पढ़कर निकलता, वो देखती और मुज़म्मिल गर्दन झुकाकर चला जाता। दोनों अतराफ से एक भी नागा ना था। एक दिन हसब मामूल सब नमाजियों के जाने के बाद मुज़म्मिल उठा। हकीम साहब ने इसे रोक लिया। बेग साहब बैठ जाएं, हकीम साहब ने शफकत से कहा। आज आपको खिड़की बंद मिलेगी। मुज़म्मिल ने नज़रें उठाकर हकीम साहब की तरफ देखा। इसकी निगाहों में कई सवाल थे, मगर वो खामोश रहा। इसने दिल में सोचा, हकीम साहब को किसने बताया? बेग साहब, इश्क और मुश्क नहीं छुपते। हकीम साहब ने मुज़म्मिल के चेहरे पर बिखरी हैरत को ख़त्म किया। हकीम साहब तशफ़ी के अंदाज में बोले, माहम बेटी का कल रात को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। वो इस वक्त हस्पताल में है। मुज़म्मिल के चेहरे पर हैरत की जगह परेशानी आ बैठी। वो अब बिल्कुल ठीक है मुज़म्मिल बेटा, तुम फिक्र मत करो। हकीम साहब ने चेहरे पर बैठी परेशानी उठाने की कोशिश की थी। इसका ऑपरेशन हुआ है? मुज़म्मिल ने होले से फिर पूछा। मुज़म्मिल बेटा, तुम मेरे साथ आओ, यहाँ मस्जिद में बात करना गैर मुनासिब है। हकीम साहब मुज़म्मिल को अपनी बैठक में ले गए। हकीम साहब ने अशल को बिलाकर नाश्ते के लिए कहा ही था कि मुज़म्मिल फौरन बोल पड़ा, मैं चाय पी लूँगा, नाश्ता नहीं करूँगा। हकीम साहब ने अशल को जाने का इशारा किया। वो चली गई और थोड़ी देर बाद नाश्ता लेकर आई। नाश्ते से फारिग होने के बाद हकीम साहब ने खुद ही बात शुरू की। बेग साहब से, मुज़म्मिल बेटा, और अब से तुम तक मैं खुद ही आ गया हूँ। वजह यह है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। माहम अपने ताया के बेटे शमून की मंगेतर है। मेरे ख्याल में ये एक बेजोड़ रिश्ता है। मास्टर महमूद खुद इस रिश्ते के हक में नहीं था। अगर माहम का दादा ये फैसला ना सुनाता तो ये रिश्ता किसी सूरत नहीं हो सकता था। मास्टर महमूद अपने बाप का अदब करता था, इसलिए इसने आमीन कह दिया। यही हाल माहम बेटी का भी है। वो अपने बाप से ज्यादा अपने दादा का अदब करती है। देखो मुज़म्मिल बेटा, मेरी बात काफी लंबी हो गई। तुम्हारी शादी किसी सूरत में भी माहम से नहीं हो सकती, इसलिए तुम किसी और लड़की से शादी कर लो। हकीम साहब ने सारी तफसील बताने के बाद लगे हाथों मुज़म्मिल को मशवरा भी दे डाला। उम्मीद को आग लगाने से अंधेरे मिलते हैं। हकीम साहब, उम्मीद पानी की तरह होती है जो कभी भी रहमत के बादलों से बरस सकती है। मैं आपकी मोहब्बत, आपके खुलूस की कदर करता हूँ। मैं ये सारी बातें बासित की शादी के दूसरे दिन से जानता हूँ। आपको याद होगा जिस दिन ने यहाँ पहली बार फजर की नमाज अदा की थी। इस दिन से मुज़म्मिल की बातें सुनने के बाद इस बार हकीम साहब शशदर थे। कुछ देर तक हकीम साहब खामोश रहे, फिर कहने लगे, बेटा, अगर मैं तंग नज़र आ शिद्दत पसंद होता तो शायद तुम्हारी इबादत को ही मुनाफकत करार दे देता। फिर पूछता, तुम लाहौर से यहाँ नमाज पढ़ने आते हो या इसे देखने के लिए? हकीम साहब ने मुज़म्मिल बेग के माथे के ऊपर पड़े मेहराब को देखकर सवाल किया। नमाज तो मैं फ़र्ज होने के बाद से पढ़ रहा हूँ। मुझ में बेशुमार बुराइयां हैं, मगर मैंने नमाज कभी नहीं छोड़ी। मुज़म्मिल बात करते करते खामोश हो गया। हकीम साहब को अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। वो मुज़म्मिल के झुके हुए चेहरे को देख रहे थे। कुछ देर दोनों अतराफ से खामोशी रही। मुज़म्मिल जवाब देना चाह रहा था, फिर इसने हिम्मत करके कह ही दिया, हकीम साहब, आपने काफ़ी मुश्किल सवाल पूछ लिया है। जब मैं लाहौर से निकलता हूँ तो मैं नमाज के ख्याल से ही मस्जिद की तरफ जाता हूँ। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। जब मैं मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मुझे कभी उसका ख्याल नहीं आया। हम उतरते वक्त मेरी नज़र उठ जाती है।
जिस पर मेरा इख्तियार नहीं होता। मैं रोज़ खुद से अहद करता हूँ और रोज़ ही तोड़ देता हूँ। मेरी नज़र सिर्फ चंद सेकंड के लिए उठती है। आपको कैसे खबर हो गई? और लोगों को भी। मुजम्मिल की हैरानी बढ़ती जा रही थी। हकीम साहब इसके माजी और हाल से बाखबर थे। नहीं नहीं बेटा, मेरे अलावा किसी को खबर नहीं। छोटे कस्बों देहातों में नाईदाई और हकीम से कम ही बातें छपती है। देहातों में लोग अब भी इकट्ठे बैठते हैं। यहाँ सबको सबकी खबर होती है। मेरी दुकान पर सारा दिन औरतें एक दूसरे की चुगलियाँ करती हैं, खबर सुनाती है। लाख दफ़ा मना किया मगर बेसूद। मुजम्मिल बेटा, अच्छी बातें खुशबू की तरह फैलती हैं और बुरी बदबू की तरह फैलती दोनों हैं बेटा। बड़ी बात कहना आसान है, अमल करना मुश्किल, बल्कि बहुत ही मुश्किल। क्या कहा था तुमने? उम्मीद पानी की तरह होती है जो कभी भी रहमत के बादलों से बरस सकती है। तुम्हारे मुंह से बड़ी बात सुनकर अच्छा लगा। अब मेरी भी एक बात याद रखो, आम और इश्क जलकर ही पकता है। हकीम साहब ने तफसील से समझाया था, जो कि मुजम्मिल के मिजाज के बरक्स था। इसने कुछ खफगी से कहा, हकीम साहब, ना तो मैं आपका मुरीद हूं और ना ही मरीज। मैं तो बिजनेसमैन हूं। मेरे पेरेंट्स भी एक दूसरे से इश्क करते थे। मैं उन दोनों के इश्क की राख हूं। उम्मीद की बात करते हो और खुद को राख भी कहते हो। बेटा, अगर कहना ही है तो राख की बजाय खाक कह लो। राख में मायूसी है और खाक में आजिज़ी। इश्क आजिज़ी के रास्ते का ही मुसाफिर है। इस बार हकीम साहब ने कदरे शिगुफ्तगी से समझाया। हकीम साहब की नरमी और अच्छे अखलाक ने मुजम्मिल पर गहरा असर छोड़ा था। हकीम साहब, पता नहीं क्यों दादों के बाद मेरा दिल चाह रहा है कि आपसे सब कुछ कह दूं जो मेरे दिल में है। मुजम्मिल को कुछ अपनाइत का एहसास हुआ था हकीम साहब की वजह से। हकीम साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ आई। तुम कह सकते हो मैं तुम्हारा अपना हूं, कोई गैर नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें बेग साहिब की बजाय बेटा कहा था। तुम सब कुछ कह दो, मैं सुन रहा हूं। मुझे नफरत है, शदीद नफरत अपने पेरेंट्स से। वो दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं। अगर मेरी दादी ना होती तो मुजम्मिल की आंखें सुर्ख हो गई और उसकी रगें तन गईं। उनके होने ना होने से नो प्रॉफिट नो लॉस। हकीम साहब ने मुजम्मिल को एक गिलास पानी दिया। ये पी लो मुजम्मिल बेटा। मुजम्मिल ने गटा-गट सारा पानी पी लिया। कितने सेल्फिश थे वो दोनों। मुजम्मिल बेटा, तुम वाकई अच्छे बिजनेसमैन हो। रिश्ते फायदे और नुकसान से मावरा होते हैं। तुम रिश्तों को भी फायदे और नुकसान की तरह देख रहे हो। माहम की सोच तुमसे मुख्तलिफ है। कल दोपहर को मरियम बहन आई थी मेरे पास। माहम के पेट में दर्द था। मैं घर चला गया। मैंने मरियम बहन से कहा आप नीम गर्म पानी लेकर आए। वो पानी लेने चली गईं। मैंने माहम से पूछा, बेटी, कहो तो मैं तुम्हारे ताया से बात करूं कि वो शमून की दूसरी जगह शादी कर दें और तुम्हारी इस लड़के से। मेरी बात सुनकर माहम के माथे पर पसीना आ गया था। वो गर्दन झुकाए खामोश बैठी थी। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी शराफत और पाक दामनी की गवाही देता हूं तुम्हारे ही सामने। माहम बेटी, जो भी तुम्हारे दिल में है साफ साफ कह दो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हकीम चाचा, मोहब्बत की छुरी से इश्क का गला नहीं काटा जा सकता। पता नहीं ये क्या है। मुझे इसे देखना अच्छा लगता है। मुझे इसका इंतजार भी रहता है। जब वो मस्जिद में दाखिल होता है मैं तब भी इसे देख रही होती हूँ, मगर इसने कभी नजर नहीं उठाई। मैं खिड़की में खड़े रहकर नमाज खत्म होने का इंतजार करती रहती हूँ। जब वो बाहर आता है सिर्फ एक नज़र वो मुझे देखता है, इसके बाद नज़रें झुकाकर चला जाता है। मैंने खुद ही अपनी इस बेवकूफ़ी को मोहब्बत का नाम दे दिया है। भाई साहब, ये ले नीम गर्म पानी। वो अपनी माँ की आवाज़ पर खामोश हो गई थी। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, मरियम बहन ने जाते हुए कहा था। माहम गर्दन झुकाए बैठी रही। माहम बेटी, तुम मुझे अपना बाप समझकर बात कर सकती हो। हकीम चचा, मैं आपको अबू की जगह ही समझती हूँ, इसीलिए वो बात कह रही हूँ जो मैंने उम्मी से भी नहीं कही। मुझे मुजम्मिल से मोहब्बत है मगर अपने माँ बाप से इश्क है। सबसे बड़े आशिक तो माँ बाप ही होते हैं, जो अपनी औलाद की खातिर हंसते मुस्कुराते सारी तकालीफ सह जाते हैं। वालिदैन से बड़ा आशिक तो कोई हो ही नहीं सकता। माहम बेटी, ये इश्क है क्या? हकीम चचा, इश्क के बारे में क्या कह सकती हो?
मेरी राय है इश्क तो सिर्फ माँ बाप करते हैं अपने बच्चों से। अल्लाह मियाँ जब औलाद की नेमत देता है तो साथ ही वालिदैन के सीनों पर इश्क का नुज़ूल भी हो जाता है। इश्क अताई है और मोहब्बत हिक्मी। अल्लाह मियाँ वालिदैन को औलाद से मोहब्बत का हुक्म नहीं देता क्योंकि वो तो अता कर चुका होता है। हाँ, औलाद को मोहब्बत का हुक्म ज़रूर देता है। मैं हुक्म मानने वालों में से हूँ। माहम बेटी। ऐसे वालिदैन भी हैं जो अपने बच्चों से इश्क नहीं करते। हकीम चचा। मैंने तो आज तक ऐसे वालिदैन नहीं देखे। माहम बेटी। तुम्हारे ना देखने से हकीकत तो नहीं बदल सकती। ऐसे वालिदैन भी हैं, उन्हें से चंद एक को मैं भी जानता हूँ। भाई साहब, आपकी चाय। मरियम बहन ने चाय मेरे सामने रखते हुए कहा। मरियम बहन, ये पेट का दर्द नहीं है, मुझे लगता है अपेंडिक्स का दर्द है। आप इसे अस्पताल ले जाएं। मैं मोमिना को अभी कहती हूँ कि अपने ताया जी को फ़ोन कर दे कि शमून को भेज दें। मरियम बहन ये कहते हुए कमरे से निकल गई थी। हकीम चाचा, वाकई सच में ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपनी औलाद से इश्क नहीं करते। माहम बेटी। इश्क कह लो या फिर मोहब्बत, वालिदैन के दिलों में औलाद की मोहब्बत अल्लाह सुब्हाना व ताला ही डालता है। ये सही कहा था तुमने, इसमें इंसान का क्या कमाल है, ये तो मेरे मौला की दीन है। हम अगर औलाद अपने माँ बाप से तुम्हारे जैसी मोहब्बत करे ये बड़ी बात है। उसके बगैर मोहब्बत और अदब। फिर भी ऐसे वालिदैन होते हैं। माहम हैरत से बोली। हाँ, कुछ बदबख्त इस जज्बे से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात को अहमियत देते हैं। औलाद को छोड़कर अपनी ख्वाहिशों हसरतों हिरसुहे की तलाश में निकल जाते हैं। हकीम चचा, आप जानते हैं ऐसे वालिदैन को जिन्होंने अपनी औलाद को छोड़कर अपनी हसरतें ख्वाहिशें पूरी की हो? माहम ने मुझसे अजीब हैरत से पूछा था। हाँ, जानता हूँ। माहम बेटी, तुम्हारा बाप बहुत अच्छा बंदा था, सारी दुनिया इस जैसी नहीं है। मैंने माहम के सर पर शफकत से हाथ रखा और वहां से उठ के आ गया। हकीम साहिब के मोबाइल की घंटी बजी, उन्होंने कॉल रिसीव की। हाँ, जानता हूँ। माहम बेटी, तुम्हारा बाप बहुत अच्छा बंदा था, सारी दुनिया इस जैसी नहीं है। मैंने माहम के सर पर शफकत से हाथ रखा और वहां से उठ के आ गया। हकीम साहिब के मोबाइल की घंटी बजी, उन्होंने कॉल रिसीव की। मुजम्मिल बेटा, एक मरीज की तबीयत खराब है, मैं मेराज के गांव तक जा रहा हूं। मैं अरूसा और अशल को भेजता हूं, तुम उनसे गुपशप लगाओ। हाँ, याद आया, खाला के लिए देसी घी खरीदा है। अशल से कहता हूं वो तुम्हें दे देती है, वो याद से ले जाना। हकीम साहिब ने ये कहा और बैठक से चले गए। थोड़ी देर बाद अशल अरूसा की व्हील चेयर को धक्का लगाती हुई बैठक में दाखिल हुई। घी का डब्बा अरूसा की गोद में था। मुजम्मिल थोड़ी देर अरूसा से बातें करता रहा। अशल से इसने सिर्फ इतना पूछा, तुम मैनचेस्टर कब जा रही हो? फिर इसने इजाज़त ली और बैठक से निकल आया। बाहर सर्दी भी थी और धुंध भी। मुजम्मिल ने मस्जिद की सीढ़ियों के पास से गुजरते हुए गर्दन उठाकर खिड़की की तरफ देखा जो बंद थी। देसी घी का डब्बा उसके बाईं हाथ में था। माहम की खिड़की बंद होने की वजह से आज मुजम्मिल की आंखें बेनूर थीं। वो फैक्ट्री जाने की बजाय लाहौर वापस चला गया था।